अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें जो हम मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फॉर्मेशन है कि मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ चीज़ें जो उन्होंने क्लियर की हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात उन्होंने ये कही है यहाँ पर कि हमारे पास जो मैटर होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। मैटर हमारे पास जिन चीज़ों से मिलकर बनता है वो कौन कौन सी हैं, उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, एटम है, उसके बाद आयंस हैं और उसके बाद मॉलिक्यूल हैं। मैटर हमारे पास किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है, आयन से मिलकर बनता है और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं ये किससे मिलकर बनते हैं, एटम से मिलकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। मैटर बनता है एटम, आयंस और मॉलिक्यूल से मिलकर, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एलिमेंट होते हैं वो क्या किस फॉर्म में होते हैं। हमें पता है कि जो ज़्यादातर हमारे पास एलिमेंट हैं वो एटम की जो हालत है, एटम की जो स्टेट है उस हालत में नहीं पाए जाते। मतलब कुछ एलिमेंट तो पाए जाते हैं लेकिन ज़्यादातर जो एलिमेंट हमारे पास होते हैं वो फ्री एटम की जो हमारे पास स्टेट है, फ्री एटॉमिक स्टेट, उसमें नहीं पाए जाते। जो ज़्यादातर हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, वो हमारे पास पाए जाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। मतलब ये कि दो एटम क्या करते हैं, मिलकर एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म जो है वो हासिल कर लेते हैं और फिर वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके लिए हमारे पास कुछ जो गैसेज हैं उनके एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। अब ये देखें हाइड्रोजन के दो एटम हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर जो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी गैस है वो ऑक्सीजन गैस है। अब देखें ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम है, उन्होंने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन गैस है, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। मतलब ये कि दो एटम ने मिलकर यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म जो है वो हासिल की हुई है और वो ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसी फॉर्म में मौजूद रहते हैं। अब उसके बाद जो अगली चीज है, हमारे पास कुछ जो मॉलिक्यूल है, मिसाल के तौर पे कुछ जो हमारे पास कंपाउंड है उनकी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। जो पहला कंपाउंड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। ये दो एटम हमारे पास है, सोडियम और क्लोरीन। इन दो जो एलिमेंट से मिलकर हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड। अब हमने देखना ये है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो टेबल सॉल्ट, जो खाने का नमक होता है, ये हमें पता है कि इसकी स्टेट क्या है, ये हार्ड सब्सटेंस है। मतलब ये कि ये सख्त जो हमारे पास चीज होता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी जो बात है वो ये है कि ये किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो ये हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जिनसे ये मिलकर बनता है। जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, सोडियम। अब सोडियम क्या है, ये हमें पता है कि मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है। और दूसरी बात ये कि ये सॉफ्ट मेटल है। सोडियम हमारे पास क्या है, सॉफ्ट मेटल होती है। मतलब ये कि बिल्कुल ये नरम धात है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज है वो क्या है, वो है क्लोरीन। अब हमें पता है कि क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। ये गैसियस फॉर्म में हमारे पास जो एटम होता है। तो इन दोनों से मिलकर जो एलिमेंट जो आगे हमारे पास कंपाउंड बनता है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और वो हमें पता है कि क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है। तो उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि हमारे पास एक जो सब्सटेंस होता है, वैक्स कैंडल। मतलब जो कैंडल होती है उसके ऊपर जो वैक्स होती है वो हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं। अब हमें पता है कि जो वैक्स कैंडल है, वैक्स कैंडल उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि पहली बात तो ये कि वो बहुत सॉफ्ट होता है। जो वैक्स होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद जो अगली चीज है वो क्या है कि वो लो मेल्टिंग होती है। मतलब ये कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। और तीसरी बात उसकी खास वो क्या है कि वो सॉलिड सब्सटेंस है। मतलब ये कि उसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, वो सॉलिड सब्सटेंस है। ये हमारे पास क्या है, एक जो वैक्स है उसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद अगली जो हमारे पास चीज है वो क्या है,
जो नायलॉन है, ये जो हमारे पास जो डिफरेंट जो कंपाउंड हैं उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर बयान की गई हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो अगला कंपाउंड है वो क्या है, नायलॉन। नायलॉन जो ये सबसे पहले कब जो आया मार्केट में, 1928 में आया नायलॉन मार्केट में। तो उस वक्त क्या बताया गया, उस वक्त ये बात बताई गई कि नायलॉन किन चीजों से मिलकर बनता है। ये कोल से मिलकर बनता है, कोयले से, एयर से मिलकर बनता है और वाटर से मिलकर बनता है। ये तीनों चीजें मिक्स होती हैं तो हमारे पास नायलॉन बनता है। अब ये जो बातें जो बयान की गई हैं ये बाद में दुरुस्त साबित हुई। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि इसके जो बुनियादी जो एलिमेंट थे जिनसे ये मिलकर बना हुआ था, जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हैं, मतलब ये कि वो एलिमेंट जिनसे ये मिलकर बना हुआ है, वो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से थे, वो हमारे पास एलिमेंट थे, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन। अब हमें पता है कि ये जो है नायलॉन में भी पाए जाते हैं, कोल में भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं और वाटर में भी पाए जाते हैं। ये जो हमारे पास जो चारों एलिमेंट हैं ये इन सब में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि नायलॉन वाकई ही ये बात दुरुस्त साबित हुई कि इन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। अब उसके बाद हमें ये जो इन सब बातों से जो इंटरेस्टिंग बात पता चलती है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी कंपाउंड के, जो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उनकी एक खास रेशो होती है। उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एलिमेंट्स की एक खास रेशो होती है, वो डेफिनेट रेशो में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन है और इसी तरह ऑक्सीजन है। अब हमें पता है कि वाटर, ये दोनों मिलकर इन्होंने वाटर बनाया, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इसमें एक खास मैस है वाटर हाइड्रोजन का और खास मैस है ऑक्सीजन का। अगर उस मैस से क्या होगा, हमारे पास जो उसमें थोड़ी सी भी तब्दीली आएगी तो फिर ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक डेफिनेट रेशो होती है एलिमेंट की। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। अब हमें पता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की भी एक खास रेशो है, एक खास इसकी अमाउंट है, और ऑक्सीजन की भी एक खास इसकी हमारे पास अमाउंट है, एक खास रेशो है। अगर उस रेशो से आगे पीछे इनकी हमारे पास तादाद होगी तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी या फिर वो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जो शुरू हुआ। अब इसके बाद हमने आगे देखना है कि इस चैप्टर में आगे क्या बातें बताई गई हैं। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में है कि वो ये है कि व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि हमारे पास जो एटम होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसकी वजह पूछी गई। हम डिस्कस आगे करेंगे कि हमारे पास बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी उनकी टाइप्स हैं और वो क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। अब उसकी जो वजह यहाँ पर पूछी गई है कि एटम आखिर क्या उनको सूझती है कि वो बॉन्ड बनाते हैं, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह से पहले वो जो पहली जो बात है वो डिस्कस हम ये करते हैं कि हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस जो हमारे पास ग्रुप 18 के मेंबर हैं, नोबल गैसेस वो क्या हमारे पास है, नोबल गैसेस ग्रुप 18 के मेंबर हैं। इनमें हमारे पास हीलियम आती है, नियॉन आती है, आर्गॉन आती है, क्रिप्टॉन आती है, जीनॉन आती है और रेडॉन आती है। ये हमारे पास कुछ गैसेस हैं, इनका नाम है नोबल गैसेस। और ये क्या होती है, नॉन रिएक्टिव, मतलब ये कि ये रिएक्ट नहीं करती, दूसरे एटम से मिलकर बॉन्ड आमतौर पर नहीं बनाती। अब इसकी वजूहात क्या है, इसकी वजूहात ये है कि, और एक और बात ये कि ये ना तो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती है और ना ही किसी दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के साथ, किसी दूसरे ग्रुप के एटम के साथ बॉन्ड बनाती हैं। अब इसकी वजूहात क्या है, वो ये है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। इनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब उसमें हम एग्जांपल देखें, हमारे पास जो हीलियम है, अब हीलियम का हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास हीलियम एटम है। अब हमें पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसका मतलब है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है, के शेल है। इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, के शेल। अब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों
तो इसे हम कहते हैं डुप्लेट। क्या कहते हैं? डुप्लेट कहते हैं। ये डबल से है मतलब दो से। तो एटम के क्या है, वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है उसने डुप्लेट को फॉलो किया है। उसके अब वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है कि बाकी इसके जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास, उनमें जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो है नियॉन। अब हमें पता है कि नियॉन के अंदर हमारे पास नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 10 है। मतलब ये कि 10 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखें इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हमारे पास जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हमारे पास क्या चीज सामने आती है? वो ये आती है कि इसने जो रूल फॉलो किया है उसे हम कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्टा से है मतलब 8 से, ठीक है। इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। इसका वैलेंस शेल क्या है? वो भी कंप्लीटली फिल है। मतलब ये कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो कंप्लीटली फिल है। इसलिए ये भी बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। तो हमारे पास क्या है कि नियॉन, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं, ये क्या करती हैं? ये नॉन रिएक्टिव हैं। मतलब ये कि ये दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती। उसकी वजूहात क्या है कि इनके वैलेंस शेल में या तो डुप्लेट होता है या ऑक्टेट होता है। मतलब ये कि या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कंप्लीटली क्या होता है? फिल्ड होता है। अब उसके बाद हमें ये पता है कि बाकी इनके अलावा जितने भी हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में, उनके जो आउटरमोस्ट शेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते। उनमें क्या होगा? या तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे और या फिर क्या होगा कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का हमें पता है कि उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन भी क्या है? ये रिएक्टिव एलिमेंट है, ये रिएक्ट करता है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोडियम। अब देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखें हमारे पास तीसरे शेल में ना तो 8 इलेक्ट्रॉन है और ना ही 2 इलेक्ट्रॉन है। 8 से भी कम है और 2 से भी कम इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से सोडियम भी क्या करता है? रिएक्ट करता है दूसरे एटम के साथ। सोडियम भी क्या करता है? रिएक्ट करता है। इसी तरह हाइड्रोजन भी क्या करता है? रिएक्ट करता है। इनकी रिएक्ट करने की वजह क्या है कि इनका आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। अब इसका मतलब यहाँ से हमें ये समझ आती है कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास जो होता है वो अगर रिएक्टिव है, वो क्या है? रिएक्टिव है, या फिर हमारे पास एलिमेंट क्या है? नॉन रिएक्टिव है। ये चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? ये चीजें डिपेंड करती हैं हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ये चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे के उनके हमारे पास जो वैलेंस शेल है या वैलेंस जो सब शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आया कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो हमारे पास जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी है, उन्होंने ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ। तो इस बेस पे हम ये बता सकते हैं कि जो ये एलिमेंट है ये रिएक्टिव है या फिर नॉन रिएक्टिव है। अब हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल नहीं होता, वो रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो वो क्या करता है? वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। वो जो हमारे पास एटम क्या होता है, अगर उसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो हमारे पास एटम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा, वो स्टेबल हमारे पास एलिमेंट नहीं होगा, एटम स्टेबल नहीं होगा। तो हमारे पास जब एटम क्या होता है? स्टेबल नहीं होता, तो वो स्टेबल होने की कोशिश करता है, अपनी जगह को, अपने मुकाम को कायम रखने की कोशिश करता है। उसके लिए वो क्या करता है कि वो या तो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन की गैनिंग करता है। दूसरे एटम से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की गैनिंग करेगा। अब स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए क्या क्या चीजें वो करता है? वो या तो गैनिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन की गैनिंग, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गैन करेगा और अपना जो बैलेंस शेल है उसे फिल करेगा, या फिर वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा मतलब ये कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उन्हें वो क्या करेगा? लूज करेगा और बैलेंस शेल में बैलेंस शेल को फिल करने की कोशिश करेगा। और या फिर वो तीसरा काम क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। मतलब ये कि वो किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बांध रहेगा। मतलब ये कि कुछ इलेक्ट्रॉन वो देगा और कुछ इलेक्ट्रॉन उससे लेगा,
दोनों अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा और वो एटम क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, जो एटम है उनके अंदर स्टेबिलिटी आती है। ये एटम की स्टेबिलिटी हासिल करने के तरीका कार है। अब उसके बाद जो हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो क्या है, वो है ऑक्टेट रूल। हम देखते हैं कि ऑक्टेट रूल हमारे पास क्या होता है। अब हमने ऑक्टेट रूल में देखना है, ऑक्टेट रूल मैंने आपको बता दिया कि किसी भी एटम के अंदर वैलेंस शेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो हासिल करने की जो एटम कोशिश करता है या जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। ये वर्ड ऑक्टा है, ऑक्टा का मतलब होता है 8, वहां से ये वर्ड निकला है। अब इससे पहले जो चीज जो एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो पूछी जाती है एमसीक्यूज में, वो ये है कि हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डब्ल्यू कोजल और दूसरे का नाम था जी.एन. लीविस, जिल्बर एंड लीविस। इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने 1916 में हमें एक जो थ्योरी दी, वो कौन सी थी, उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब ये कि कोई भी हमारे पास जो एटम है वो कैसे कंबाइन होकर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। कोई भी हमारे पास जो एटम है वो जो दो एटम हैं वो कैसे कंबाइन होकर क्या करते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं केमिकली, जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में इकट्ठे होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। इसके बारे में एक थ्योरी दी गई थी 1916 में। दो साइंटिस्ट थे जिन्हें ये दी, डब्ल्यू कोजल ने और जी.एन. लीविस ने। अब जो उन्होंने हमें जो थ्योरी दी उसके मुताबिक क्या था, वो थ्योरी ये हमें बताती है कि हमारे पास कोई भी जो एटम होता है वो क्या करता है, एटम अपनी अरेंजमेंट को इस तरह एडजस्ट करते हैं, अपनी जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है, जो उनकी तरतीब है, उसे इस तरह एडजस्ट करते हैं कि उनके जो अरेंजमेंट है उसको वो क्या करते हैं, एडजस्ट अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट को एडजस्ट करते हैं। अब उसका तरीका क्या होता है, वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से एडजस्ट हो कि उनके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल हैव 8 इलेक्ट्रॉन, कि उनके वैलेंस शेल जो लास्ट उनका शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इस तरह की जो अरेंजमेंट उससे वो तरतीब देते हैं, उसे तरतीब देने की एटम कोशिश करते हैं। अब हमारे पास इस ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की एटम कोशिश करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। ये जो हमारे पास रूल है ये तकरीबन जो एलिमेंट हैं उनमें अच्छा जो ये इस्तेमाल होता है, अप्लाई होता है, लेकिन कुछ जो एलिमेंट हैं जिनका हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत कम होता है, उनमें ये रूल इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे हमारे पास हीलियम है, उसका हमें पता है एटॉमिक नंबर 2 है। इसी तरह हाइड्रोजन है, उसका हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। तो हमारे पास इन एलिमेंट में क्या होता है कि ये रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत कम है। तो उसके बाद जो अगली चीज वो ये है कि ये जो रूल है इसे इस्तेमाल किया गया जो केमिकल बॉन्डिंग है उसके बारे में मजीद स्टडी करने में, केमिकल बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने में, उसको 8 तक जो रूल फॉलो किया जाता है वो कौन सा है, ऑक्टेट रूल फॉलो किया जाता है। लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो आगे आएंगी जिनमें क्या होता है कि ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। तो यह आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, और कैसे जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट होते हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और उनकी क्या क्या खुसूसियात होती हैं, और कैसे उनकी खुसूसियात मॉलिक्यूल की जो कंपाउंड बनते हैं उनकी जो एलिमेंट से जिनके से वो मिलकर बनता है उनसे जो डिफर होती हैं। उसके बाद जो अगली हमारे पास चीज़ है वो ये है कि एटम जो वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसकी हमने ये पढ़ा कि जो एटम स्टेबल नहीं होते वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करते हैं या लूज करते हैं या फिर शेयर करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, इसलिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल से में हमने ये पढ़ा कि दो साइंटिस्ट थे डब्ल्यू कोजल और जी.एन. लीविस, उन्होंने 1916 में एक थ्योरी दी। वो थ्योरी ये बताती थी कि एटम अपनी जो इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है उसे इस तरह एडजस्ट करते हैं कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं।
और ये जो रूल है ये तकरीबन जो एलिमेंट में फॉलो होता है, कुछ एलिमेंट को छोड़ के। लेकिन ऐसी बहुत से एग्जांपल हैं जिनमें ये रूल फॉलो नहीं भी होता, उनको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफ़िज़।